नमस्कार, आदाब, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है निरंजन लोटन और मैं आपके सामने आपकी रसायन विज्ञान का अध्याय 1 लेकर प्रस्तुत हूं। मैं सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं, मैं मंजिल लिखता हूं, मैं मुकाम लिखता हूं। अरे वो कलम भी हो जाती है दीवानी जिस कलम से मैं सिंकोरी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम लिखता हूं। तो दोस्तों, आप प्रस्तुत है सिंकोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, एक ऐसा चैनल जो एक दो सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि पूरे कंटेंट की क्वालिटी वीडियोस आप तक लेकर आ रहा है, आपकी पढ़ाई को आसान और रोचक बनाने के लिए। मैं आज शुरू करने वाला हूं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, जो कि है ठोस अवस्था। यह चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं या फिर क्या तरीका रहने वाला है जिससे मैं आपको चीजें जल्दी याद करवा पाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 स्टूडेंट्स, कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या चीजें बोल रहा हूं। ठीक है, आपको उस टाइम नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने। मैं आपको नोट्स बनाने के लिए पर्टिकुलर टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा। आप उस टाइम पे आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करने के लिए भी टाइम दूंगा कि आप इस टाइम पे वीडियो पॉज कीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। बट जिस टाइम मैं आपको समझा रहा हूं उस टाइम अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए, पूरे ध्यान से सिर्फ सुनिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। बिकॉज अगर आपको चीजें समझ आ जाएंगी तो उनको लिखना या फिर उनको याद करना तो बहुत ही आसान चीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी से हम शुरू करते हैं आपका अध्याय नंबर 1, जो कि है ठोस अवस्था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है या फिर क्या क्या क्रम रहने वाला है, किस क्रम में हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा, छोटा सा परिचय दूंगा इस चैप्टर का। बिकॉज ये एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर रहने वाला है, बट साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले आपको मैं यह बताऊंगा कि इसमें इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें मुख्यतः पढ़ने वाले हैं और किन किन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ क्या होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं और उनकी स्टेट्स में जो चेंज आता है या फिर उनकी जो साइज होती है मॉलिक्यूल्स की, या फिर उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। बिकॉज आपके चैप्टर का नाम ही क्या है, ठोस अवस्था। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है या फिर क्या क्या अभिलक्षण रहता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम पॉइंट नंबर 2 में। तो नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे ठोस अवस्था के अभिलक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको यह बता दिया कि ठोस अवस्था के अभिलक्षण पढ़ेंगे। उसके बाद आप खुद ही गैस कर सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या आएगा। भाई हमने उसके अभिलक्षण पढ़ लिए, तो उसके बाद पढ़ना पड़ेगा हमें ठोसों का वर्गीकरण, कि भाई ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में वह रहेगा ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, और वर्गीकरण में आप सभी को पता होगा या फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दो टाइप के ठोस होते हैं, दो प्रकार के ठोस होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है एक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है एमोर्फस ठोस। ठीक है, क्या होता है एक्रिस्टलीय और उसको क्या कहा जाता है, अमोर्फस, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमोर्फस। और दूसरे होते हैं आपके क्रिस्टल ठोस। तो हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसके बाद क्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें अगर इस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। जिन चीजों को आप रियल में ठोस समझते थे, वास्तविक में तो वो चीजें ठोस होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए कांच की, ग्लास की, तो आप सभी को लगता होगा कि ये एक ठोस पदार्थ है, ये एक सॉलिड पदार्थ है।
बट स्टूडेंट्स ये आपकी गलतफहमी है, इसे हम ठोस की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। यह एक फेक मतलब होता है झूठा, यह एक झूठा ठोस है। और यह क्यों है, यह सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा ठोस रियल में ट्रू सॉलिड है या फिर कहा जाए सच्चा ठोस है, और कौन सा फेक सॉलिड है या फिर कहा जाए झूठा सॉलिड है, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता दिया है, जो आपका कांच है वो ठोस की कैटेगरी में नहीं आता है, वह लिक्विड की कैटेगरी में आता है, और यह बहुत ही धीमी गति में हल्के हल्के से फ्लो होता है, और वह चीजें हमें दिखती नहीं है, इसीलिए हम इसको ठोस मान लेते हैं। बट रियलिटी या फिर वास्तविकता में हम बात करें तो यह सच्चा ठोस नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम इसी में आगे आ जाते हैं, और अगर हम बात करें कि इसके बाद हम क्या पढ़ने हम वाले अक्रिस्टलीय और एवं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, कि जो आपका ठोस होता है वो बना किन किन चीजों से होता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इन सारी चीजों को ध्यान से जानेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल जालक के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसी के साथ क्रिस्टल जालक के साथ हम पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के बारे में, और एकक कोष्टिका के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं अगर वो पूछे जाते हैं तो वो जनरली आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करके स्टार मार्क कर लीजिए कि यह इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर बात करें कि इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एकक कोष्टिका में, जो आपकी एकक कोष्टिका होती है उसमें अणुवीय अंकों की संख्या, कि भाई वो कितने होते हैं, आपके जो अवयवी कण होते हैं उनकी क्या संख्या रहती है, इसकी जो कैलकुलेशन होती है, इसकी जो गणना होती है, इन सारी चीजों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है निविड़ संकुलता। क्या आता है, निविड़ संकुलित संरचनाएं। उसमें हम सारी संरचनाओं का डिटेल अध्ययन करेंगे, एक विस्तृत वर्णन देखेंगे कि उनका डायग्राम कैसे बनाता है, या फिर उन पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वह आप कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगला टॉपिक कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक हो जाएगा इसी में निविड़ संकुलित संरचनाएं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है संकुलन क्षमता, जिसे हम कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद आ जाता है इसी में संकुलन क्षमता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हो गई आपके सारे टॉपिक्स की बात, और मैंने बता दिया। इसमें एक टॉपिक आपका लास्ट बच जाता है, वह कौन सा स्टूडेंट्स, वह है आपके ठोसों में क्या, जो आपके ठोस होते हैं उसमें क्या अपूर्णताएं रह जाती है, मतलब अपूर्णताएं मतलब डिफेक्ट्स, मतलब हर चीज में डिफेक्ट होता है, आपको पता है कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, सब में कुछ ना कुछ मिलावट रहती है। तो ये जो ठोसों में अपूर्णता वाला टॉपिक है, ये तो आपके गुरुजी मास्टर या फिर जो आपका बोर्ड का पेपर बनाता है उसका सबसे ये मान लीजिए मन पसंदीदा टॉपिक है, चाहे पूरे चैप्टर में से कुछ पूछे या ना पूछे। अगर ऐसा नहीं हो सकता कि इस लास्ट वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, तो इसको तो आपको दिल लगाकर जान लगाकर पढ़ना है। अगर आपको रात को 12 बजे भी पूछ लिया जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ठोसों में कौन कौन सी अपूर्णताएं रहती है, ठीक है। तो इसके आपको कितने स्टार लगाने, इसके आप 5 स्टार लगा लीजिए। जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में वो रहेगा ठोसों में अपूर्णताएं। इसको आप 5 स्टार से मार्क कर लीजिए। आप चाहे आपकी बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो जेई की एग्जाम या दे रहे हो नीट की, ठीक है।
ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ठोस में अपूर्णता से क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक है। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि भाई क्या क्या इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाने वाला, ठीक है। मैंने जो आपको परिचय था इस चैप्टर का वो आपको डिटेल में समझा दिया कि हम किस सीक्वेंस में या फिर किस क्रम में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रणनीति रहने वाली है। एक चीज यहां पर और नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, पहले इस चैप्टर का पूरे का जो वेटेज रहता था वह रहता था 3 मार्क्स, बट ड्यू टू रिड्यूस सिलेबस, ये जो आपका जो सिलेबस है कम किया गया है, इस वजह से अब आपका इस टॉपिक का जो वेटेज हो गया है वह कितना हो गया, 3 से बढ़कर 4 नंबर हो गया। कितना हो गया, तो इसे भी नोट कर लो बहुत अच्छे से कि इसका जो आपका वेटेज है अब 4 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिसको लिखना है वह लिख लीजिए, जिसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर सबने अपने अपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो मैंने आपको बताया था क्या होने वाला स्टूडेंट्स। हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है पदार्थ। हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वह एक नियत स्पेस या फिर नियत जगह घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई इट्स ओन स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। तो हमको पदार्थ में क्या चीज नोट करनी है, हमको पदार्थ में सिर्फ 2 चीजें नोट करनी है स्टूडेंट्स। क्या, हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और पदार्थ में सिर्फ आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, कि जिसके पास अपना खुद का द्रव्यमान हो। क्या हो, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है मास, आपका खुद का एक वजन होना चाहिए, वजन। अगर कोई चीज है जिसका खुद का वजन नहीं है तो उसे हम पदार्थ नहीं कहते, उसे हम मैटर नहीं कहते, ठीक है। तो क्या हो गई, पहली चीज हो गई आपकी द्रव्यमान। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा में वह रहती है कि वह एक नियत जगह घेरता है। नियत या फिर कह दिया जाए आपसे निश्चित जगह घेरता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम पदार्थ कह देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5, बट आप कहोगे कि हमने क्लास 11 में तो 3 ही प्रकार के पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स आपके बेसिकली वैसे तो होते हैं 5 प्रकार के, पर अगर बात की जाए आपके आकर्षण बल के ऊपर, मतलब अगर आकर्षण बल को कैटेगरी ली जाए तो उसके बेसिस पर मुख्यतः सिर्फ 3 होते हैं और आपको 3 ही याद रखने हैं और सभी को पता है वो क्या क्या रहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप इतना से याद रख लो, पानी को सब जानते हैं ना, उसकी 3 अवस्थाएं बता दो क्या क्या रहती है। वाटर, ठीक है, लिक्विड अवस्था हो गई आपकी, आइस आपकी सॉलिड अवस्था हो गई, बर्फ, ठीक है, और गैस वो आपकी गैसियस अवस्था हो गई। तो ये 3 अवस्था होती है जो मुख्यतः हर मैटर में पाई जाती है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, जो आपका पदार्थ है वह कितने पार्ट्स में है स्टूडेंट्स, इसके होते हैं 3 प्रकार। कितने होते हैं, 3 प्रकार। पहला कौन सा होता है, ठोस, सॉलिड स्टेट, पहले को होता है ठोस, ठीक है। सेकंड जो इसकी अवस्था होती है स्टूडेंट्स वो रहती है द्रव, इसे हम कहते हैं लिक्विड। जो सेकंड जो अवस्था होती है वह रहती है द्रव, ठीक है। और जो थर्ड अवस्था होती है वो होती है गैस, जो थर्ड इसकी अवस्था होती है गैस। अब आप कहेंगे कि सर इनमें अंतर क्या क्या रहता है। इनमें सिर्फ 2 अंतर रहते हैं स्टूडेंट्स। इनका जो आकर्षण बल होता है, इनके जो अवयवी कण होता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाए या फिर कहा जाए आकर्षण बल, मतलब आपके ये 2 अवयवी कण हैं। आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे ठोस अवस्था की, मतलब इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे, इस अध्याय में जब भी हम बात करेंगे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अणुओं की, मैं बोलूंगा अवयवी कण। अब वह अवयवी कण या तो हो सकते हैं आपके अणु, या हो सकते हैं आपके परमाणु, या हो सकते हैं आपके आयन। इन तीनों चीजों को हम क्या मिलाकर क्या कह देते हैं, अवयवी कण। मतलब आपका ठोस या तो बना हो सकता है अणुओं से, या बना हो सकता है परमाणुओं से, या फिर बना हो सकता है आयन से, ठीक है। तो ये तीनों को हम मिला के क्या कह देते हैं, अवयवी कण। तो आपके जो अवयवी कण होता है, अगर उनके बीच का बल बहुत ही ज्यादा है या वे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एक दूसरे को आप पकड़ के खींचेंगे भी ना तो नहीं खींच पाते हैं, तो वह हो जाती है आपकी ठोस अवस्था। अगर यह बल थोड़ा सा कम है
थोड़े से दूर दूर हैं ये आपस में, तो यह अवस्था हो जाती है स्टूडेंट्स द्रव अवस्था। और अगर ये बहुत ही दूर है तो यह अवस्था हो जाती है गैसियस अवस्था। तो दो फैक्टर्स है, या कहा जाए दो चीजें इसमें मूल तय अपना रोल प्ले करती है कि भाई कौन सी स्टेट में रहेगा। जैसे पानी है वह ठोस अवस्था में कब रहेगा, गैसियस अवस्था में कब रहेगा, यह कौन डिसाइड करता है? तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर की एक फिक्स कंडीशन, मतलब आपके ताप और दाब अगर एक फिक्स जगह कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर बोलते हैं, तो अपने आप आपका दाब और आपका ताप फिक्स हो जाता है। बिकॉज एक जो आपका रूम टेम्परेचर की बात की जाए तो वह सामान्यतः 298 केल्विन होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि ताप और दाब तो आपका फिक्स हो जाता है। सिर्फ दो फैक्टर्स रहते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से? पहला होता है आपका आकर्षण बल। कौन सा होता है? पहला हो जाता है आपका, द फर्स्ट वन इज आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा उतना वो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो मैटर है, वो सॉलिड स्टेट की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कह दिया जाए आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो क्या होता है? तो वह कौन सी स्टेट में पाया जाता है? वह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसमें पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, वह रहता है कि आपकी थर्मल एनर्जी, मतलब जो आप हीट दे रहे हैं वह कितनी ज्यादा है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसमें सेकंड चीज आ गई, वह आ जाती है स्टूडेंट्स में क्या आ जाती है? इसमें आपकी सेकंड चीज आ जाती है आपकी थर्मल एनर्जी। तो ये दो चीजें हैं और ये आपस में अपोजिंग होती है। अगर आपका आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो आपकी थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी, और अगर आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते रहते हैं तो आपका जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से ले सकते हैं, जब आपका वाटर होता है सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो इसकी जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप इसको हीट प्रोवाइड करते जाते हैं, हीट प्रोवाइड करते जाते हैं, तो यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता रहता है, कन्वर्ट हो रहता है। आप इसे और एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे तो ये द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यह तो रही बात कि कौन कौन से आपके पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं रहती है। अब हम बात करते हैं कि ठोस अवस्था की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, फिर क्या क्या मुख्य अभिलक्षण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मुख्य अभिलक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया था, वह क्या बताया था कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या फिर कहा जाए अवयवी कणों के बीच में जो बल होता है वह प्रबल होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं ठोस अवस्था के बारे में। अब आप कहोगे सर आप द्रव और गैसियस अवस्था के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? तो स्टूडेंट्स आप द्रव के बारे में आप पढ़ते हैं, आपकी क्लास 11th में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा था, और जो आपकी गैसियस अवस्था थी यह भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह आपके केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ इस चैप्टर में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको ठोस अवस्था के कुछ मुख्य अभिलक्षण बता रहा हूं यहां पे कि उसके क्या क्या मुख्य अभिलक्षण रहते हैं। तो पहला अभिलक्षण कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? आपका पहला अभिलक्षण हो गया कि अवयवी कणों के बीच, आपके जो अवयवी कण होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वह बहुत प्रबल रहता है, ठीक है। क्या रहता है? प्रबल, मतलब स्ट्रांग रहता है। मतलब आप उसको ना तो कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब ना तो दबा सकते हैं, और ना ही वह उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है? अवयवी कणों के जो बीच जो बल रहता है वह रहता है प्रबल रहता है, ठीक है। मतलब अवयवी कणों के बीच बल प्रबल होता है, होता है। दूसरी चीज क्या रहती है स्टूडेंट्स? इनकी जो अंतर आणविक जो दूरी होती है वह लघु रहती है। अब यह कैसे रहती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब यह दो मोलिकुल्स मान लीजिए, अगर यह दो मोलिकुल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये पास पास आ जाएंगे। अगर ये पास पास आ जाएंगे तो इनके जो बीच की दूरी है वह बहुत ही कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। बिकॉज ये बहुत पास पास आ गए तो इनकी दूरी क्या हो गई? बिल्कुल नगण्य, या फिर कहा जाए जीरो हो जाती है। तो इसीलिए ये इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है, या फिर इसका जो दूसरा अभिलक्षण हो जाता है वह क्या हो जाता है? वह रह जाता है कि अंतर आणविक
दूरी लघु होती है। ठीक है, यह तो हो गया इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसका तीसरा अगर पॉइंट करें तो वो भी मैंने आपको बताया था। यह देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यह आपका पेन है। ठीक है, इसका जो अंतराण्विक ये कहा जाए अवयवी कण है, उनके जो बीच में बल है वह प्रबल रहता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि इनका जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच में जो अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होती है वह भी बहुत कम रहती है। अब इससे क्या होता है, यह बल प्रबल रहता है और जो दूरी होती है वो भी बहुत कम होती है। तो ये बहुत ही हार्ड रहते हैं और इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, मतलब असंपीड्य रहते हैं। असंपीड्य क्या होता है, असंपीड्य मींस होता है सिंपली स्टूडेंट्स कि आप जब इसको दबाओगे, जैसे ये एक ठोस अवस्था का है, ये एक ठोस अवस्था में, पेन को सभी जानते हैं कि एक ठोस अवस्था का पदार्थ है। ठीक है, आप इसको हाथ से दबाओगे ना तो ये दबेगा नहीं। आप इसको कितना भी प्रेस कर लीजिए, बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब जाके ये कोई हल्का सा दबता है, या फिर नेग्लिजिबल नगण्य कहे उतना सा दबाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको आप कितना भी प्रेस कर लो, कितना भी दबा लो, यह दाब में ये दबते नहीं है, या फिर इनको कहा जाता है इनकंप्रेसिबल असंपीड्य। यह असंपीड्य क्यों रहते हैं, बिकॉज ये इनकंप्रेसिबल रहते हैं या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इस वजह से असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलक्षण है, अगर बात की जाए इसका सबसे इंपॉर्टेंट अभिलक्षण क्या रहता है, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि जो आपकी ठोस अवस्था रहती है उसमें जो आपके आणविक कण होते हैं या फिर अणु होते हैं या फिर आपसे कहा जाए अवयवी कण रहते हैं। ठीक है, उनकी जो स्थिति रहती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, वह एक जगह फिक्स रहते हैं, वह मूवमेंट नहीं कर सकते, वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। वो ऐसा नहीं होता कि अभी आपका आणविक कण अवयवी कण यहां पर है, फ्लो होके यहां चले जाए, ठोसों में ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसको भी लिख लीजिए, अवयवी कणों, अवयवी कणों में क्या होता है, मैंने बताया आपको, जो आपके अवयवी कण होते हैं उनकी जो जगह होती है वह निश्चित होती है। ठीक है, अवयवी कणों में स्थितियां अवयवी कणों में स्थितियां क्या होती है स्टूडेंट, निश्चित होती है, बिकॉज इनमें मोशन नहीं हो सकता है, यह फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, या निश्चित होती है, निश्चित होती है। निश्चित तो होती है स्टूडेंट्स, पर क्या होता है, यह ऑसिलेट कर सकते हैं, यह अपने मध्य के चारों ओर सिर्फ क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपका, आप ये देखिए, आपका यह एक अवयवी कण है, यह सिर्फ हल्का सा ऐसे थोड़ा सा ऑसिलेट कर सकता है, हल्का सा ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा, ऐसा नहीं है ये यहां से उठ के यहां चला गया, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अपनी जगह पर तो फिक्स रहता है, स्थिति तो निश्चित रहती है, बट थोड़ा सा हल्का सा मोशन, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा हिल सकते हैं। तो इसलिए क्या आ जाता है, ये माध्य के चारों ओर सिर्फ दोलन कर सकते हैं, पर जो इनकी स्थिति होती है वह बिल्कुल निश्चित होती है। ठीक है, इनकी स्थिति निश्चित होती है, यह केवल माध्य के बीच दोलन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह तो रही इस वाली अभिलक्षण से या फिर कहा जाए प्रॉपर्टी से, तो आपसे जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बट सबसे कॉमन या फिर कहा जाए सबसे इजी प्रॉपर्टी क्या होती है ठोस की, तो इनका आकार, इनका द्रव्यमान और इनका आयतन फिक्स रहता है। अगर बात की जाए आपके द्रव की, तो आपको पता है इनका आकार, इनका जो क्या होता है, आकार तो फिक्स होता है, बट इनका द्रव्यमान तो बिल्कुल भी फिक्स होता है, बट इनका आकार फिक्स नहीं होता। आप लिक्विड को जिस बीकर में डालो या फिर जिस पोट में डालते हो, जिस बर्तन में डालते हो, वह उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनका कहा जाए आपके ठोस का, तो क्या रहता है, इनका आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। तो इसे भी लिख लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ये हो गया आपका
आकार, आयतन, द्रव्यमान। और ये क्या होता है, ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित। अगर हम बात करें आपके द्रव की, तो द्रव में आपका आकार निश्चित नहीं होता, आपका आकार अनिश्चित होता है। बाकी की दोनों के दोनों चीजें, इसी में भी आपका जो आयतन और द्रव्यमान होता है वह इसका निश्चित रहता है, बट इसका जो आकार रहता है वो निश्चित नहीं रहता है। तो इसका क्या कहा जाए, इसका कहा जाए आकार अनिश्चित। ठीक है, अगर इसकी बात कहा जाए तो इसमें आकार भी अनिश्चित रहता है, इसका जो आयतन रहता है वह भी अनिश्चित रहता है। ठीक है, आकार और आपका इसका क्या, आयतन, दोनों अनिश्चित रहता है। ठीक है, तो यह तो एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी, क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये भी बता दिया, किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ये सारी चीजें आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको हर चीज डिटेल में बता दी कि कितना इस टॉपिक का वेटेज रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में मैं स्टार्ट करूंगा अमोर्फस और क्रिस्टलाइन, या फिर कहा जाए अमोर्फस किसको कहा जाता है, एनक्रिस्टल। अनक्रिस्टल्ड कौन होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, और क्रिस्टलाइन को होते हैं, कौन से होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो मैं इनके बारे में आपको बहुत रोचक बातें बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सिंकोरिया एजुकेशन को। और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहां से आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।